1000 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 80.85 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ये हमारा राजस्व है, प्राप्ति होगी, राजस्व प्राप्ति जिसको कहते हैं। ये वित्त को प्रस्तावित करने के समय देखा जाता है कि राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना है। जितना ही कम फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ही वित्तीय प्रबंधन को अच्छा माना जाता है। भारत सरकार ने कानून बनाया है FRP, जिसके तहत कहा गया है कि अधिक से अधिक 3% राजकोषीय घाटा होना चाहिए। हमारा 23-24 में हम इस राजकोषीय घाटा को 2.76% रख रहे हैं, जो 3% से जो नॉर्मल होता है उससे भी कम है। ये हमारा वित्तीय प्रबंधन है। ये तो मोटा मोटी यही है, बाकी तो आपको दिया गया है, बाकी दिया भी गया है आपको। तो इसमें कुछ पूछ सकते हैं, आप ऐसे जानेंगे कि भाई आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए क्या है, तो इसको भी आपको दे देते हैं कॉपी बना करके। महिला एवं बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं बजट, वो भी दे देंगे आपको। ये बुक है, आपको दे देगा। अब आपसे चाहेंगे कि कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं पूछना चाहते हैं तो बड़ी खुशी होगी हम लोगों को। ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, छुट्टी में से देंगे या तो आप ये सवाल एक था आपसे, जो सरकार ने घोषित किया था किसानों के लिए ऋण माफी, उसमें 2 लाख तक के ऋण माफी की बात थी। 50,000 तक का सरकार ने लगभग किया है, बाकी जो 1 लाख या 2 लाख तक के ऋण है वो योजना में सरकार के है या नहीं? ऐसा है, हम ये बताना चाहते हैं सर, ये है कि 50,000 जो रखे थे हम फेज वाइज कर रहे थे। 50,000 माफ करेंगे, जितना ज्यादा तो 50,000 वाले हैं। आप जानते हैं गरीब लोग हैं, कम उनको ऋण लेते हैं, कम ऋण मिलता है, KCC लोन वगैरह बहुत कम मिलता है, गरीब को कौन देगा? क्या बोलते हैं उसको, देते हैं वो देंगे और नहीं बैंक देगा। तो सबसे ज्यादा संख्या 50,000 कर्ज वालों की थी, करीब 9 लाख। उसमें 50,000 को माफ किए हम लोग। आज के दिन में लगभग 5 लाख लोग उसमें से मुक्त हो गए, कर्ज मुक्त हो गए। कुछ लोग को इसलिए हम लोग लाभ नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि उनका कर्ज NPA हो गया, और बैंक की अपनी पॉलिसी है कि NPA को माफ नहीं कर सकते। हालांकि भी हम लोग असूल कर रहे हैं, हमारे वित्त सचिव, प्रधान वित्त सचिव भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बैंकर से बिहार में मीटिंग हुई थी, वो इस पर कोशिश कर रहे हैं। अगर परमिशन देंगे हम लोगों को तो हम पैसा देने को तैयार। ये आप समझ लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं मंत्री के? हमारे पास नहीं है, कहिएगा तो दे देंगे। ये जो पहला आपका और 2 लाख तक वाला, 2 लाख तक वाला आ रहे हैं। इसके बाद 50,000 के बाद फेज वाइज बनेगा। 50,000 के बाद 1 लाख हो जाते हैं, 1 लाख पे जाएंगे। जो कहे हैं करने को तैयार है, लेकिन पहले छोटा वाला कर देते हैं। 1 लाख जाएंगे। 1 लाख अगर सब क्लियर कर लिए तो फिर 2 लाख सोचते हैं। 2 लाख में बहुत कमी है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहे तो आप देख में दे पाएंगे। हाँ, और क्या पहला पॉइंट है ये जो आपने स्थापना व्यय में कमी क्या करने की बात कही और योजना मद में ज्यादा लगातार कमी हो रही है कई वर्षों से, तो इसमें तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो रोजगार का मसला है, यानी रोजगार पर भी आप कम, जो कर्मचारियों के स्थापना पर है वो कम खर्च आ रहा है, तो इससे तो बेरोजगारी की ओर जो ध्यान देना था सरकार को
और जो आप लोगों ने कहा था आपने घोषणा पत्र में, उसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा है। दूसरा एक है नहीं को बोल देते हैं आपका ये असर सही नहीं हो रहा है, क्या करे बोले, तो कोई देखा नहीं, व्हाइट था। स्थापना में कम और योजना में ज्यादा का मतलब ये होता है कि हम खर्च स्थापना में कम कर रहे हैं, योजना में ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे रोजगार सृजन होगा। जितने ज्यादा रोजगार योजना में खर्च कीजिएगा ज्यादा, उतना रोजगार में। अर्थशास्त्र का सिंपल सा साधारण सा नियम यही है, अर्थशास्त्र का साधारण सा नियम यही है कि स्थापना में सरकार कम करेगी खर्च, योजना में ज्यादा करेगी, तो उसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, असर रोजगार पर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा। मंत्री जी एक सवाल है, खराब है, पीछे से पूछ रहा हूँ, सामने से आपके सामने कह रहा हूँ कि आपने जो जानकारी दी कि योजना व्यय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, स्थापना व्यय में आपने कमी की है, लगातार 3 साल का आंकड़ा आपने दिया है, लेकिन यहाँ चलिए तो जी तो उसमें मेरा आग्रह यही है आपसे जानने का कि ये योजना में तो पैसा आपने बढ़ा दिया, इस बार 15% बढ़ाया आपने पिछले कई बार, लेकिन योजना की राशि खर्च नहीं कर पा रही सरकार। आपको अभी तक जो आपने आंकड़ा दिया आपके विभाग ने, उसमें करीब 60% के आसपास माना जाता है, तो 40% में 10% 20% और खर्च करेंगे तो पैसा तो सरेंडर हो जाएगा फिर। तो ये प्रॉब्लम हम कहते हैं कि बजट का जो है प्रोग्रेसिव बजट कैसे माने इसको? ऑटो में तो प्रॉब्लम है कि आपका क्रिटिसिज्म सही है, गलत नहीं बोलूंगा, सही, लेकिन उसमें हमारा सुधार हुआ है वर्तमान में इस बात में। देखिए हमारे प्रधान सचिव बिल हम मिलकर किए गया है खर्च बढ़ाने के लिए, मिड टर्म रिव्यू किए पदाधिकारियों को बुलाकर और उनको उत्साहित किए कि खर्च बढ़ाओ। नतीजा ये हुआ कि अभी तक पिछले फरवरी महीने तक पिछले साल 61% खर्च हुआ था और इस बार 68.73 मान लीजिए 69% हो गया। अभी महीना बाकी है, महीना बाकी है ना, महीना बाकी है, ये आगे बढ़ेगा। और हम जानते हैं कि यही समय है खर्च को बढ़ाने का, इसी समय में ज्यादा खर्च बढ़ता है। तो ये है कि आपका पीछे क्या आप बात कर रहे हैं, अनुभव आपका एकदम सही है कि खर्च कम कर पाती थी सरकार डिपार्टमेंट सरकार के, यहाँ नहीं, सब जगह लगभग दक्षिण भारत के प्रदेशों को छोड़ करके। लेकिन हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं, 79% लगभग खर्च हो चुका है, अभी महीना बाकी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस पर। एक सवाल इसी से जुड़ा है। हाँ, जो लास्ट आवर में जो बजट की राशि होती है उसको पीएल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में जमा करके और 31 मार्च को आप अपना खर्च को दिखा देते हैं। ये जो प्रॉब्लम लगातार रहा है शुरू से, उसको सुधारने की दिशा में आप क्या करें? ये 69% है, वो पीएल अकाउंट का नहीं है, अभी मैं 31 मार्च की हम बात 31 मार्च को ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए कि हम 100 रुपया का प्रावधान 95 रुपये खर्च कर चुके, 5 रुपये बचा है, प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, तो हम 5 रुपया रख देते हैं ताकि अप्रैल महीने में खर्च कर सकें। बुरा चीज नहीं है, वित्तीय प्रबंधन का पार्ट देंगे, लगता होगा लोगों को कि वित्तीय प्रबंधन का पार्ट 95% किए जो मार्च तक किए हैं, तो 5 रुपये को सरेंडर कर देंगे तो अप्रैल महीने में क्या खर्चा करेगा? ये मंत्री जी आपके बीच में कंफ्यूजन था, पेज नंबर 6 पे ये जो बता रहे पीएल अकाउंट का, इसमें बता देते हैं कि लास्ट ईयर का जो फिगर था ना, लास्ट ईयर पीएल अकाउंट में जितना पैसा हम लोगों ने डाला था उससे ज्यादा पैसा पीएल अकाउंट से हम लोगों ने निकाला था।
ये एक पॉजिटिव जो कैश आउटफ्लो है एक्चुअली हमारा ज्यादा हुआ था। मंत्री जी एक सवाल तो मेरा एक आपके स्पीच में कंफ्यूजन था मंत्री जी पेज नंबर 6 पे जो पहला पैराग्राफ है उसमें लिखा है आपने कि आगामी वित्तीय वर्ष में 25,317 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का आकलन है, और उसी में आप देखेंगे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें है कि प्रस्तावित पूंजीगत व्यय 31,742 करोड़ है। ये क्या है? बता दें। देखिए, जो पूंजीगत परिव्यय और पूंजीगत व्यय में एक अंतर होता है। पूंजीगत परिव्यय ये होता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पे कर रहे हैं, वो पूंजीगत परिव्यय होता है, और वो हम लोगों ने लिखा है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए होगा। और लेकिन जो पूंजीगत व्यय जो होता है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जो लोन रीपेमेंट हम करते हैं वो लोन रीपेमेंट भी शामिल होता है। इसलिए लोन रीपेमेंट जोड़िएगा 5,000 करीब 30 या 31,000 करोड़ रुपए होगा। इसलिए दोनों में अंतर मंत्री एक जगह परिव्यय है और एक जगह पूंजीगत व्यय। परिव्यय प्लस व्यय, मंत्री जी परिव्यय 25,000 करोड़, व्यय को जोड़ दीजिए तो 31,000 करोड़। ये डिफरेंस आपको भी समझना चाहिए। और हम लोग करते हैं समझते हैं कि आप लोग फ्यूचर में इसको रखिए, परिव्यय शब्द का प्रयोग और व्यय शब्द का प्रयोग दोनों को जोड़ देंगे। मंत्री जी एक सवाल था बोलिए जी, यानी कि आपका बजट 1,16,000 करोड़ का है, काफी बड़ा बजट है, लेकिन जो दिख रहा है उसमें 1,26,000 करोड़ आपके पास कर्ज भी है। तो ये बैलेंस और इतना बड़ा कर्ज का लोड ये अर्थव्यवस्था में क्या साइन है, क्या सर एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अरे एक आदमी क्या देखिए, मोटा एक बात बता देंगे, लेकिन हम सिद्धांत बता देते हैं क्या होता है। व्यक्ति के लिए कर्ज बुरा होता होगा, मोटा मोटी बता रहे हैं अर्थशास्त्र का नियम। व्यक्ति के लिए कर्ज बुरा होता होगा, राज्य के लिए, राज्य सरकार के लिए कर्ज बुरा नहीं होता है, बशर्ते कि कर्ज को वापस करने की क्षमता राज्य सरकार है। ये समझ लीजिए मोटा मोटी। पहले हमारा क्या है कि हम लोन लेते हैं, जरूरत पड़ती है ग्रोथ विकास आगे बढ़ाने के लिए, तो लोन लेके भी, कर्ज लेके भी हम खर्चा करते हैं। बुरा मत समझिए इसको कि लोन रखा ठीक है, वो व्यक्तिगत ठीक है। आनंद जी लेगा कर्जा तो कहां से चुकाएंगे, रामेश्वर कर्जा लेंगे तो कहां चुकाएंगे, वो गड़बड़ा जाता है। लेकिन राज्य सरकार लेती है, हम लोग से वसूल कर चुकाएंगे, चुकाएगी है उसके पास आ चिंता नहीं है। लेकिन लोन का देखिएगा तो आप लोग लोन को कंपेयर करिए फिस्कल डेफिसिट से। यदि फिस्कल डेफिसिट देखिएगा तो लगातार जो 4-5 वर्षों में हम लोग की काफी कमी हुई है। और अभी भी जैसे बताए थे शुरू में भी कि इस साल का जो बजट अनुमान है वो 2.81% है 22-23 का, और 23-24 में हम लोगों ने 2.76% ही रखा है। तो काफी लिमिटेड फिस्कल डेफिसिट रखा है। और जो लोन ओवरऑल देखिएगा तो हमारे ऊपर जो लोन है, पब्लिक डेट है 82,531 करोड़, और पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो 30,950 करोड़ है। टोटल मिलाकर के हमारी लाइबिलिटीज 1,13,000 करोड़ बनता है, तो काफी कम है हमारे जीडीपी सर। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जो ये एक और थोड़ा क्लियर हो रही है, हम सबको जानना चाहिए। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि 30% जीएसटी का 30% लोन रहे उसको नॉर्मल मानते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नॉर्मल से कम है 29.46% ही है, तो नॉर्मल से कम है, ज्यादा नहीं कर रहा है। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल की अध्यक्षता में जो बनी थी उसकी तो अनुशंसा है कि राज्य 20% से नीचे रखेगी, जबकि आप खुद मान रहे हैं कि 29% है। तो ये किस तरह से आप इसे उचित मान रहे हैं?
कमेटी का जो है उसको मानते हैं, लेकिन हम आरबीआई से गाइडेंस, उसका जो गाइडेंस है, कर्जा कौन देता है? कमेटी देता है, कमीशन देता है कि आरबीआई देता है? तो वो जो कहता है कि 30% तक आप ले सकते हैं, तो उसी को मानेंगे। 20% सर। ये अक्टूबर भारत सरकार भी करता है, जो लोन अमाउंट हम लोग इसमें डालते हैं। जैसे इस बार जो आप देखिएगा रेवेन्यू रिसोर्सेज में, तो रेवेन्यू के 5 स्रोत होते हैं। उसमें एक स्रोत जो ये होता है जो डिवोल्यूशन से हमें पैसा प्राप्त होता है भारत सरकार से, और दूसरा जो है भारत सरकार का जो ग्रांट होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तीसरा हम लोग का अपना रिसोर्सेज है जो टैक्स रेवेन्यू आता है, और चौथा हमारा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे माइनिंग वगैरह से जो रॉयल्टी होती है वो होता है, और 5वां कॉम्पोनेंट है जो इन चारों से हम मीट नहीं कर पाते हैं, जिसमें हम लोन लेते हैं। और लोन देखिएगा तो पिछले साल की हम लोगों ने लोन का कॉम्पोनेंट 18,000 करोड़ रुपए रखा था इस 22-23 वित्तीय वर्ष में, और 23-24 में आगामी वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने बढ़ाया नहीं है। देखिएगा तो बजट हमारा 1,01,000 करोड़ से बढ़ के 1,16,000 करोड़ हुआ, 15% बढ़ा है, लेकिन लोन कॉम्पोनेंट देखिएगा तो 18,000 करोड़ ही हम लोगों ने रखा है। लोन कॉम्पोनेंट हम लोगों ने एक भी नहीं बढ़ाया है। ये पॉजिटिव साइन आप देखिएगा। ये एक तरीके से हमारा रेवेन्यू का पॉलिसी देखिएगा, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है लगातार, और उसी से हम अपने बजट का एक्सपेंडिचर फिनांस कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव साइन। मंत्री जी, मैं विनय कुमार यूनिवर्सिटी एक सवाल आपसे है कि जो आपका कर राजस्व है 30,000 करोड़ का, 30,860 करोड़, जबकि केंद्रीय करों से जो आपकी हिस्सेदारी है 33,779 करोड़। आज भी आप केंद्र पर ज्यादा निर्भर रह रहे हैं, जबकि दक्षिण के जो राज्य, क्योंकि केंद्रीय करों का जो आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, तो जो दक्षिण के राज्य हैं उनका कहना है कि हम तो जनसंख्या नियंत्रण कर लिए, लेकिन जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग हैं अधिक जनसंख्या के कारण करों का, हमारे करों को ले रहे हैं, तो इससे असमानता फैल रही। तो अपना कर बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? अब तक आपके बगल के राज्य उड़ीसा है जहाँ ज्यादा राजस्व की आमदनी होती है, उस तुलना में देखिए तो आपका झारखंड में बहुत कम राजस्व मिलता है। आप कल जो हम बताए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में सदन को आप जरूर सुने होंगे कि आप टीवी चलाते हैं, आप जरूर सुने होंगे। हम कहें कि इस राज्य में एक्सपेंडिचर पर ध्यान सरकार को रहता था, कितना खर्चा करें, कैसे क्या उपलब्धि करें। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर ध्यान नहीं होता। पहली दफा हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जिसमें अजय कुमार सिंह जी हैं प्रधान सचिव, डिप्टी जी हैं स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, मिलकर रिसोर्स मोबिलाइजेशन पहले दफे सोचना शुरू किया, मीटिंग किया। बता दो आपको, उड़ीसा जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उड़ीसा के पदाधिकारी उनको बताया, और हमारी आंखें खुली कि हम तो बहुत कम कर रहे हैं, बराबर है हम उड़ीसा के साथ। माइनिंग के क्षेत्र में बराबर है उड़ीसा और हम में कोई खास अंतर नहीं। वहां माइनिंग से 50,000 करोड़ सालाना आमदनी, और हमारे यहाँ 10,000 करोड़। आपका प्रश्न माकूल है, एकदम सही है। तो हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सब कटिबद्ध हैं, बढ़ाएंगे इसको हम माइनिंग के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में गाड़ियां उड़ीसा में बहुत ज्यादा नहीं होगी, यहाँ भी तो गाड़ियां माइनिंग के क्षेत्र, माइनिंग साइड चलती हैं, ऐसे भी चलती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगी। यहाँ 9,000 करोड़ की आमदनी है ट्रांसपोर्ट लगभग, और वहां 35,000 समझे। ये है, इसको बढ़ाने जा रहे हैं हम। आपका जो कंसर्न है, चिंता है राज्य के प्रति, हम आपको धन्यवाद देंगे। हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। इस बार यही रहेगा जोर हमारा, ट्रांसपोर्ट पर, माइनिंग पे, और पर्यटन में भी काफी बढ़ेगा हमारा। एक से एक जगह हमारे पास है, अगर पर्यटक आना शुरू कर देंगे तो बम्पर कमाई हमारी होगी। एक चीज और बता देते हैं, आप लोग एनालिसिस करिएगा तो पाइएगा कि जो स्कीम एक्सपेंडिचर इस बार हम लोगों ने रखा है वो 22-23 में जो हम लोग का था बजट एस्टिमेट, वो 57,259 करोड़ रुपए का था। इस साल हम लोगों ने रखा, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का रखा, वो 70,973 करोड़ रुपया रखा है, यानी कि लगभग 13,000 करोड़ रुपया जो है स्कीम एक्सपेंडिचर में ज्यादा रखा है, जो कि
ओवरऑल परसेंटेज के टर्म्स में देखिएगा तो 23.95% है। यानी बजट साइज हम 15% बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कीम एक्सपेंडिचर में हम 29.95 लगभग 24% का हमारा इंक्रीज है। और इसी के क्रम में जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि ये कार्यान्वयन वर्ष है, तो इस बार ज्यादा जोर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी जोर लगाया जाए। और इसके लिए देखिएगा तो कुछ डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे 30% से भी ज्यादा इस बार का बजट में प्रोविजन किया गया है। उसमें जैसे एनर्जी में 60% का इंक्रीज है, उसी तरीके से हेल्थ में देखिएगा 30% इंक्रीज है, 30% का। हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में 46% है, इंडस्ट्रीज में 45% है, लेबर एम्प्लॉयमेंट में 80% है, आरसीडी जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उनका 60% का इंक्रीज है, जो बहुत मैक्सिमम इंक्रीज है। उसी तरीके से रूरल वर्क्स का भी 64% इंक्रीज है, वेलफेयर में 40% इंक्रीज है, और विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट सोशल सिक्योरिटी में 24% का इंक्रीज है, फॉरेस्ट में 21% का इंक्रीज है। तो इस तरीके से देखिएगा तो जो मेजर डिपार्टमेंट्स है जहाँ एक्सपेंडिचर हम लोग करना चाहते सरकार का प्रायोरिटी एरियाज हैं, वो सोशल सेक्टर्स के साथ साथ इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। अजय जी, तो ये स्कीम्स एक्सपेंडिचर का आपने डिटेल बताया है, ये स्कीम एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअल कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने शुरू में ही बताया कि जो स्कीम में कैपिटल एक्सपेंडिचर 25,000 करोड़ रखा गया है, और इस साल जो 22-23 में 18,000 करोड़ था, और लास्ट प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था 21-22 में वो 11,000 करोड़। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्कीम में है, कैपिटल आउटले है, उसमें 11,000 से हम 18,000 तक पहुंचे, और 18,000 से हम 25,000 तक पहुंचे। और ये बहुत पॉजिटिव साइन मैंने शुरू में बताया। और जब भी भारत सरकार लोन सैंक्शन करती है किसी भी स्टेट के लिए, तो देखती है कि आपका कैपिटल आउटले कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, और उसी के बेसिस पे उसका लोन का कॉम्पोनेंट फिक्स होता है। ओके भैया, थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न मेरा है। हाँ हाँ सर। पूरे के ऐसी चला जाए कि कल लिखो कीजिएगा। अरे हो गया, आनंद जी से पूछेंगे और मिश्रा जी से पूछेंगे मुद्दा। नहीं है सर। बजट में है पत्रकार पेंशन, बजट में है सर पत्रकार पेंशन पढ़ा दीजिएगा।